नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम वैभव, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की हाय दया है हाय दोस्त। हाय वैभव भाई। हेलो सर। हाय वैभव। हाय। ईश्वर की दया है दोस्तों, दारू आज नहीं पिया हूँ, अच्छा हूँ, ठीक लग रहा है आज के दिन। हाय वैभव भाव। हेलो सर। ठीक हूँ आज के दिन दोस्तों, अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, अभी ये जो वर्कशॉप चल रहा है, या 12 स्टेप वर्कशॉप, और कल तक हमने 3rd स्टेप तक डिस्कस किया था कि डिस्कस करना मेरे यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो कुछ बताया जाता है वो अपने अनुभवों से बताया जाता है। यहाँ कोई कोई किसी को सिखाया नहीं जा सकता, वो रियलाइजेशन की बात है, अंदर से मेरे क्या रियलाइज होता है मेरे को, क्या मैं चीजें ठीक से देख पा रहा हूँ, या क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस कलर का चश्मा पहनता हूँ ना, उसी कलर की दुनिया मुझे दिखनी चालू हो जाती है। तो प्रॉब्लम दुनिया में नहीं रहता है, आजू बाजू में नहीं रहता है, प्रॉब्लम मेरी नजरिया में है कि मैं कौन से नजरिया से मैं देखता हूँ दोस्तों। दोस्तों, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो मैं पहले ट्रीटमेंट सेंटर में था, और मुझे मन लगा था कि आई हैव डन, कि मुझे अभी पता चला है, क्या मैं उस बीमारी से दूर हट चुका हूँ, या अभी मुझे दारू नहीं पीना है, तो ये समझ में आ चुका है। तो नहीं, उस मैं एक इंप्रेशन से अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, और उसी इंप्रेशन में मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स भी कर रहा था। लेकिन मीटिंग लगातार करने के बाद भी एक परिस्थिति मेरे ऐसी आई, एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां मुझे फिर से दारू पीने की इच्छा होने लगी। मैं खुश नहीं था अंदर से, मजा नहीं आ रहा था, मैं दारू नहीं पी रहा था, फिर भी मेरे दिमाग में वही पुराने ख्याल दौड़ते रहते थे, हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहते थे, और मैं उसके वजह से बहुत डिस्टर्ब रहता था, वो इमोशनल मेरा इम्बैलेंस बहुत ज्यादा था। मैं खुश नहीं रहता था, तो वही मैं जिन सब वो परिस्थितियों से जूझ रहा था, बस दारू नहीं पी रहा था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की हर रोज लगातार मीटिंगें कर रहा था, सुपर मीटिंगें कर रहा था, लेकिन उससे कुछ बात बन नहीं रही थी, जम नहीं रहा था। और मैं अंदर से घबरा रहा था अभी कि मैं कभी भी दारू पी सकता हूँ, ये मेरे को दिख रहा था, एंड समहाउ वो जो दारू पीने के थॉट थे वो मैं रोक नहीं पा रहा था। तो मैं ऐसे ट्रैप में फंस गया था कि अभी जाया किधर जाए, या करना क्या चाहिए, मैं कहाँ जाऊं यहाँ से। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ, यहाँ आने से पहले सब कुछ कर चुका हूँ, डॉक्टर से लेके जो कुछ करते हैं या जो कुछ किया जा सकता है, एवरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने ट्राई किया था दारू से दूर रहने के लिए, लेकिन वो मेरे से नहीं हुआ था, और यहाँ आके भी यही मेरे साथ हो रहा है। तो शायद से अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरे लिए काम नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा था एक्चुअली, लेकिन एक्चुअली अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम है वो मैंने कभी नहीं देखा था। यहाँ बस मैं मीटिंगें कर रहा था, स्पॉन्सर मैंने कभी लिया नहीं था, बिग बुक मैंने कभी खोला नहीं था, क्योंकि जो एक्चुअल में यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके तुरंत जो चीजें करनी चाहिए, है ना, तुरंत जब मुझे रियलाइज होता है कि आई एम अ डिसीज पर्सन, आई एम एक बीमार व्यक्तिमत्व हूँ, तो ये चीजें तुरंत करनी चाहिए, वो मैंने की नहीं थी। तो गलती उसमें मेरी ही थी। बिग बुक हाथ में उठाया, स्पॉन्सर लिया, स्टेप वर्कआउट करना चालू किया, तब जाके धीरे धीरे दोस्तों वो सेटलमेंट होने लगी, सेटलमेंट ऑफ माई इमोशंस, है ना। वो मैं वो इमोशंस की वो मुझे चुभते थे अंदर से इमोशंस, ना वो किधर तो कम होने चालू हो गए। तो सबसे पहले तो क्या मैं मानता हूँ मैं शराबी हूँ? तो यस, मैं मानता हूँ कि मैं शराबी हूँ, मैं दारू रोक नहीं पाता, दारू कंट्रोल में पी नहीं पाता, ये 2 चीज़ें मेरे साथ लगातार हो रही थी। यस, आई एम अल्कोहलिक, और मैं इतना उसके सामने बेबस हूँ या पावरलेस हूँ कि मैं चाहते हुए भी उसको रोक नहीं पाता। सो माय पावर इज़ नॉट वर्किंग, दैट्स व्हाई आई एम पावरलेस। मैं नहीं, मेरी शक्ति वहाँ मैं काम पे नहीं ला रहा हूँ। तो दारू मेरा प्रॉब्लम है क्या? तो यस, दारू मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन वो दारू मेरी ज़िंदगी में क्यों आती है? यहाँ बोला जाता है मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल एलर्जी, जो मुझे डॉक्टर ने डिसीज़ बताया या बीमारी बताई, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी। ओके, फिजिकल एलर्जी मेरे पेट में दारू जाने के बाद जो मेरे एक्टिव हो जाती है, उसके बाद मैं रुकता नहीं हूँ। लेकिन पेट में दारू ऐसे ही नहीं जाती, उससे पहले मेरे दिमाग में दारू आती है, और मेरे दिमाग में दारू क्यों आती है, ये बहुत बुनियादी सवाल था मेरे लिए, कि व्हाई, है ना, वो थॉट्स क्यों आते हैं? यार मैं बैठा हूँ आराम से, और अचानक से लग रहा है कि चल यार एक 90 मार के आता हूँ, चल यार एक बियर पी के आता हूँ, और वो थॉट इतना इतना डेंजरस है, या इतना उसका जबरदस्त, वो बोलते हैं ना डेडली मेंटल ऑब्सेशन, वो मेंटल ऑब्सेशन इतना स्ट्रांग है कि मैं कुछ नहीं कर पाता यार, मैं निकल जाता है, दारू पी लेता है, और फिर रुकता नहीं है। तो मेरे दिमाग में आने वाला दारू का ख्याल वो क्यों आता है? दैट्स जस्ट जस्ट बिकॉज़ ऑफ माय, या इट्स दिस इमोशनल अनमैनेजेबिलिटी, माय लाइफ हैड बिकम अनमैनेजेबल, मेरी जिंदगी अस्त-व्यस्त हो चुकी थी, हो चुकी है। तो वो मेरी अनमैनेजेबिलिटी क्या थी? वो जो हमने फर्स्ट स्टेप में देखा, व्हाट इज़ द अनमैनेजेबिलिटी ऑफ लाइफ, वो जो मेरा इमोशनल रोलर कोस्टर था, जिसे मैं निकल नहीं पा रहा था, है ना? गुस्से भरे पड़े हुए थे, डर भरे पड़े हुए थे, एंग्जायटी थी, है ना? वो रिमोर्स था, वो पश्चाताप की भावनाएँ थी, लस्ट सवार रहती थी, वासनाएँ सवार रहती थी।
तो ये सब चीजों से मैं लगातार जूझ रहा था, जिंदगी जीना अच्छा नहीं लग रहा था, एक ज़ॉम्बी जैसा लगता था, करने के लिए कर रहा है, जीने के लिए जी रहा है, प्रिटेंड कर रहा था कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, मजा आ रहा है, लोगों को दिखाता था मैं अपना अलग ही चेहरा। यानी यहाँ आने के बाद भी यहाँ बोलते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मास्क फटने चाहिए, मास्क निकलने चाहिए, लेकिन नहीं यार, मैं यहाँ नया मास्क लगा के आता था और दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन वो बोलते हैं ना, द बॉय विस्लिंग इन द डार्क, है ना, बिग बुक में बहुत सही एक्सप्लेनेशन या सही वर्णन किया है मेरे जैसे शराबी का, द बॉय विस्लिंग इन द डार्क, जो अंधेरे से डर के, अंधेरे का डर ना लगे इसलिए जोर जोर से सीटियां बजाते हुए जाता है। मेरा भी वैसा ही था, अंदर से मैं घबराया हुआ था, बस जोर जोर से आवाज करके बता रहा था कि मैं ठीक हूँ, मजा आ रहा है, परमेश्वर की कितनी बड़ी कृपा है कि मैं दारू से दूर हूँ। लेकिन दोस्तों, वो ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था, टिक नहीं रहा था, और वो जरूरत आने पड़ी कि मैं दारू पी लूं। यस, आई एम एन अल्कोहलिक, मेरी लाइफ अनमैनेजेबल है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप आई एग्री किया, यस मेरे मेरे साथ हो रहा है। क्या मैं मानता हूँ कि मेरे से एक उच्च शक्ति है ना मेरे को ठीक कर देंगे, द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू द सैनिटी, मेरा पागलपन उसमें से मुझे निकालेगी, कौन निकालेगी? द पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ, वो परमेश्वर, या वो वही जिसको आप कुछ भी नाम दो, वो कहाँ मिलेगा फिर अभी, अगर वो मेरा सॉल्यूशन है ना। इफ आई एम एन अल्कोहलिक एंड ओनली अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कैन कॉन्कर इट, वो एक आध्यात्मिक अनुभव मुझे बचाएगा, आध्यात्मिक अनुभव आएगा भगवान के पास, तो वो भगवान मुझे कहाँ मिलेगा? क्या भगवान कैसे मिलेगा? क्या प्रार्थना करके मिलेगा? क्या प्रसाद बांट के मिलेगा? या किधर टेम्पल जाना पड़ेगा, गुरुद्वारे जाना पड़ेगा, मस्जिद जाना पड़ेगा, चर्च जाना पड़ेगा, कहाँ जाएगा मैं तब जाके मुझे वो भगवान मिलेगा? मुझे नहीं पता था दोस्तों, क्योंकि उसी उसी हिसाब से है ना, मैं वो सोचता था उसके बारे में, है ना। बिग बुक तो मेरा गीता है, बाइबल है, कुरान है, तो मैं उसकी पूजा करता था या अपने मंदिर पे रखा था, उसके पैर पकड़ के ना, पैर उसके पढ़ के निकलता था बाहर। लेकिन मैंने कभी खोल के नहीं देखा था उसको। तो वो पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ एंड द थर्ड पर्टिनेंट आइडियाज ऑफ, जो थ्री पर्टिनेंट आइडियाज अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिए, उसमें से जो थर्ड पर्टिनेंट आइडिया मुझे बोलती है कि, सेकंड पर्टिनेंट आइडिया मुझे याला बोलती है नेऊ कि का त्याला नेऊ का. किसी भी मानवीय शक्ति मुझे बचा नहीं सकती। इसीलिए मुझे पावर ग्रेटर देन ना, वो बड़ी शक्ति मेरे से, मानवीय शक्ति से ऊपर वाली शक्ति मुझे चाहिए। और फिर थर्ड पर्टिनेंट आइडिया बोलती है, गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेयर सॉट, भगवान बचाएगा, भगवान बचा के रखेगा, लेकिन कब? अगर मैं उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा तब। तो उस भगवान को ढूंढने की कोशिश क्या मैं कर रहा था? और कर रहा था तो किस मार्ग से कर रहा था? क्या मेरा मार्ग सही था? डेफिनेटली दो ही चीजें हो सकती है। अगर सॉल्यूशन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैं एक सही तरीके से सॉल्यूशन ले नहीं रहा हूँ, या सॉल्यूशन के नाम पे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। सॉल्यूशन में कुछ गड़बड़ नहीं है। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम के बारे में मैं सोचता हूँ तो प्रोग्राम पेटी पैक है यार, एक भी लूपहोल नहीं है प्रोग्राम की, जिससे मैं हमेशा इस बारे में सोचता हूँ कि अगर अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है यार, प्रॉब्लम मेरे में, आई एम द प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी, प्रॉब्लम मेरे में है। तो उस भगवान को ढूंढने की कोशिश तो मैं कभी कर नहीं रहा था, या मैंने की नहीं थी, या मुझे रास्ता ही पता नहीं था, है ना। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम, यानी बुक में बार बार जिक्र है कि ये बुक इसीलिए लिखा गया है कि हमसे बढ़ के एक शक्ति हमें मिल जाए जो हमारा जीवन सुधार सके, क्योंकि लैक ऑफ पावर इज माय डायलेमा, शक्ति का अभाव, है ना। मेरे पास ऐसी शक्ति नहीं है जिसके आधार पे मैं मेरा जीवन जी सकूं। उस शक्ति को ढूंढने का प्रयास या उस शक्ति को ढूंढने का मार्ग मेरे पास नहीं था दोस्तों। मैं हमेशा रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट रहने वाला बंदा। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम मुझे प्रॉमिस करता है एक हैप्पी, जॉयस एंड फ्री लाइफ, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, किसके साथ मिलेगी, कहाँ ढूंढनी पड़ेगी, तो ये बीच में 12 कदमों का जो रास्ता है ना, वो मैंने कभी देखा नहीं था दोस्तों। ओके, सेकंड स्टेप आई एग्री किया, क्योंकि मैं खुद को नहीं बचा पा रहा हूँ, मेरे से एक उच्च शक्ति, तो वो भी मेरे को कंसेप्ट अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं दिया। अगर नहीं मान रहा है किसी भगवान को, तो कौन सी भी कंसेप्ट मान के आगे चल, तेरा काम बन सकता है। वहां भगवान नहीं मिलेगा, ढूंढने की कोशिश भी मत कर, क्योंकि भगवान तेरे को जाके आगे जाके वो कोशिश चालू होती है भगवान को ढूंढने की, 4 स्टेप से आगे। और उसके बाद हमने कल जो थर्ड स्टेप देखा है ना, वो टर्न आवर विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, वो डिसीजन मुझे क्यों लेना है? सबसे पहली बात, मैं कौन सा भी डिसीजन ऐसे ही नहीं लेता हूँ, मजाक मजाक में नहीं लेता हूँ, हंसी मजाक में नहीं लेता हूँ। वो डिसीजन लेने से पहले, या डिसीजन तभी आता है जब मुझे ये अंदर से रियलाइज होता है कि जिस तरीके से मैं जी रहा हूँ, वो तरीका मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। मैं जिस तरीके से जी रहा था, यानी सेल्फ विल रन रायट वाला जो पार्ट है, कि यार मेरे जैसा बंदा, एक जो बवंडर है ना, चक्रवादळ या एक टॉर्नाडो है मेरे जैसा बंदा, जो उसको, और उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसको ही पता नहीं है कि वो बवंडर है। ये सबसे बड़ा इल्यूजन था मेरे लाइफ का, सबसे बड़ा इल्यूजन, कि मुझे ही पता नहीं है यार कि मैं बवंडर हूँ, मैं एक चक्रवादळ हूँ। और जो खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहा था, साथ में मेरे आजू बाजू के सबके लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था। और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हूँ यार।
मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, मैं अपने बारे में सोचता हूँ, अपने फायदे की हमेशा सोचता हूँ, हमेशा मैं उसी तरीके से व्यवहार करने की कोशिश करता हूँ। तो प्रॉब्लम मेरे में है, उस सेल्फ से क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सेल्फ मेरे आड़े आ रहा है, क्योंकि वो बोलता है ना, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस दैट वी थिंक इज द रूट ऑफ माय प्रॉब्लम। मेरे प्रॉब्लम की जड़ क्या है? मेरा सेल्फिशनेस। तो अगर मेरा सेल्फिशनेस है, क्या मैं सोच के मेरा सेल्फिशनेस निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। मुझे वो अगर मेरा सेल्फिशनेस निकालना है, कम करना है, तो आई हैव टू हैव द गॉड्स हेल्प, बोलता है वो। मुझे उस भगवान की मदद लेनी ही पड़ेगी, तब तक नहीं कम होगा। और ये मुझे क्यों करना है? क्योंकि मुझे ये पहले समझ में आया कि मैं जिस तरीके से जी रहा था ना, वो काम नहीं कर रही थी, बार बार मैं गिर रहा था, और फिर उसके बाद दारू मेरी जिंदगी में वापस आ रही थी दोस्तों। तो कौन सा भी डिसीजन ऐसे ही नहीं होता है, ये बहुत बड़ा डिसीजन जिंदगी का ऐसे ही नहीं आएगा। वो अंधेरे से आएगा, उसको कोने में से आएगा, वो एकदम हारी हुई मनस्थिति में से आएगा। और मेरा भी वो डिसीजन हारी हुई मनस्थिति से ही आया, क्योंकि मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, मैं एक डेढ़ साल 1.5 2 साल सोबर था, सॉरी। और उसके बाद फिर से मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चीजें हुई। देन आई रियलाइज एक्चुअल में कि यार, न चाहते हुए मजबूरी में एक फैसला लेना पड़ता है कि कर यार, मैं मेरे से नहीं हो रहा यार, मेरे को एक तो मार दे, नहीं तो अच्छी जिंदगी दे। मैं जिस तरीके से जी रहा हूँ, जो चीजें मैं कर रहा हूँ, उससे से मुझे जिया नहीं जा रहा। मैं फिर से लाचार बन गया था, बस दारू नहीं पिया था। और उसके बाद एक्चुअल में दोस्तों, वो फ्रीडम की तरफ जाना चालू हुआ दोस्तों। तो ये सब चीजें है। ओके, मैं थर्ड स्टेप पे आता हूँ। थर्ड स्टेप मैं मानता हूँ, थर्ड स्टेप का प्रेयर हमने कल पढ़ा। तो बहुत बार ये सवाल आता है कि अभी ये थर्ड स्टेप प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, है ना? फोर्थ स्टेप तुरंत मत ले, पहले थर्ड स्टेप प्रैक्टिस कर। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, थर्ड स्टेप प्रैक्टिस करते रहना है मतलब क्या करना है ना? मुझे फोर्थ स्टेप क्यों नहीं लेना है तुरंत, वो मुझे नहीं पता चला। मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में और एक चीज सुनी, है ना, 1 2 3 सेट्स फ्री। पहला दूसरा तीसरा कदम लिया है ना, तो अभी फ्रीडम मिल गया, अभी काय को करने का है? अभी आगे काय को जाने का है? आराम से जाना, जिंदगी बहुत बड़ी है, आराम से करते रहे। हर एक साल में हर एक स्टेप करने का, ये भी मैंने सुना। इतनी जल्दी स्टेप्स नहीं करने का, ये भी मैंने सुना। लेकिन दोस्तों, वो चीजें मेरे लिए काम में नहीं आए। अगर मैं 90 दिन के लिए रुकता ना, तब मेरा विकेट कब का निकल जाता। 90 दिन 90 मीटिंग में रुकता, उसमें घिर जाता, तो मैं मेरा विकेट निकल जाता दोस्तों। तो वो मेरे लिए काम नहीं करता है। ओके, जब मैं एग्री करता हूँ कि यहाँ से आगे जिंदगी भगवान तेरे को जैसी चलानी है चला, मेरे को उसमें से कोई इंटरफेयर नहीं करना है, तेरे को जो करना है मेरे साथ कर, ये जब मैं मान लेता हूँ, उसके बाद कब मुझे फोर स्टेप लेना है? तो दोस्तों, ये बहुत बुनियादी सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुझे फोर स्टेप कब लेना है। अरे तुरंत लेना है फोर स्टेप। देखो, ये स्टेप्स इसी तरीके से लिखे गए हैं कि इसमें घाई गड़बड़ नहीं है। घाई घाई से कुछ भी कर, ऐसा नहीं बोल रहा है वो। लेकिन एक बार तू कंफर्म हो गया तो फिर रुक मत ना, फिर आगे के स्टेप पे जा। अगर मैं थर्ड स्टेप के डिसीजन पे कंफर्म हूँ कि चल ठीक है, मैं करेगा, या जो जैसे चलाएगा, मैं कंप्लेंट नहीं करेगा, ये जब मैं मान लेता हूँ, ये डिसीजन मैं ले लेता हूँ, उसके बाद तुरंत दोस्तों मुझे फोर स्टेप पे आना ही पड़ता है। और फोर स्टेप पे आने की जरूरत क्या है फिर? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि मैं अगर मान रहा हूँ कि दारू ने मेरी वाट लगाई, भगवान मेरे को बचाएगा, और इसके आगे चलने वाली जिंदगी अगर भगवान ही मेरा चलाने वाला है, तो फिर मेरी जिंदगी तो आराम से ही कटने वाली है ना भैया। तो अभी ये आगे का क्यों करने का ये सब, जो है ना फालतूगिरी? खुद में देखो, वो ना कन्फेशन करो, कैरेक्टर डिफेक्ट देखो, किसी की जाके माफी मांगो, फिर ये 10th 11th 12th हर हमेशा वो अपना मेंटेनेंस बना के रखो, स्पिरिचुअली बढ़ते रहो, ये सब क्या है? अगर थर्ड स्टेप पे मैं बोल रहा हूँ कि भगवान चलाएगा, तो आगे की चीजें करने की जरूरत ही नहीं है ना भैया। तो ये मेरा ख्याल था, या ये मेरी सोच थी दोस्तों। तो वो एक ना, वो एकदम बोलता है कि जब जब वो फोर स्टेप के हम चालू करते हैं, तो फोर स्टेप के पहले ही वो बोलता है, नेक्स्ट वी लॉन्च आउट ऑन कोर्स ऑफ विगरस एक्शन। नेक्स्ट बोले तो जब हम थर्ड स्टेप पे कंफर्म है, उसके बाद वो बोलता है कि नेक्स्ट, उसके बाद तुरंत, we launch on a course of vigorous action, the first step of which is a personal house cleaning, अपनी गृह सफाई, मेरी घर की सफाई, which many of us had never attempted. What do you mean by गृह सफाई? Yes, मेरे अंदर की सफाई। many of us never attempted, मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं था मेरे अंदर। मेरे दिमाग में हमेशा यही चलते रहता था कि दारू खराब है, मैं अच्छा हूँ। मेरी दारू बंद हो गई, तो मैं बचा हुआ जो वैभव है वो तो अच्छा ही है, उसमें कुछ रेक्टिफाई करने की और उसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने ये हाउस क्लीनिंग वगैरह ये सब, अरे मैंने कभी देखा ही नहीं है अंदर क्या गंदगी है, तो मैं हाउस क्लीनिंग कहाँ से करेगा? तो ये हाउस क्लीनिंग वगैरह मैंने किया नहीं था। दो अवर डिसीजन वॉज अ वाइटल स्टेप। कौन सा डिसीजन? थर्ड स्टेप डिसीजन। वाइटल स्टेप, वाइटल बोले तो मेडिकल प्रोफेशन में वाइटल उसको बोला जाता है कि वो जो चीजें होती है कि जिसके बगैर आदमी की जान भी जा सकती है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट है।
तो ये मेरा डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, जीने के लिए मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके आगे वो बोलता है इट कुड हैव अ लिटिल परमानेंट इफेक्ट। उसका इफेक्ट मुझे तब तक नहीं मिलता, कब तक, जब तक मैं followed by strenuous effort to face and to be get rid of things in ourselves which had been blocking us। एक ही सेंटेंस में उसने पूरा गेम पलटी कर दिया। थर्ड स्टेप का डिसीजन चाहिए ना, वो ऐसे ही नहीं मिलेगा। थर्ड स्टेप का डिसीजन का वो इफेक्ट तेरे को आएगा ही नहीं जब तक तू फोर्थ स्टेप में जाके खुद के अंदर झांक के देखेगा, और वो जो गंदगी तेरे को दिख रही है वो गंदगी जब तक तू साफ नहीं करेगा तब तक थर्ड स्टेप का डिसीजन का जो मजा है वो तेरे को आएगा ही नहीं। उसके बाद वो एक सेंटेंस बोलता है अवर लिकर वॉज जस्ट अ सिम्टम। मेरा जो दारू है वो एक सिम्टम है ना, वो बीमारी नहीं है। दारू पीना बीमारी कभी नहीं था मेरा यार। दारू पीना मेरे बीमारी का एक लक्षण था। मेरी बीमारी दिमागी है, मेरी बीमारी है इमोशनल, मेरी बीमारी है फीलिंग में लटका हुआ मैं, ना, फीलिंग के रोलर कोस्टर पे हमेशा घूमता हुआ मैं, तो वो मेरा बीमारी है। तो मेरा दारू कभी बीमारी था ही नहीं। और वो भी यही बोलता है अवर लिकर बट अ सिम्टम, ये बस ओनली एक सिम्टम है। सो वी हैड टू गेट डाउन टू टू कॉजेस एंड कंडीशन। तो मुझे अंदर जाके और ढूंढना पड़ेगा कि यार वो जो ये मेरा सिम्टम बार बार क्यों आ रहा है, मेरा एक्चुअल बीमारी क्या है, और बीमारी क्या है तो उसमें क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है। दोस्तों एक सीधी बात है, फोर स्टेप क्यों लेना है मुझे, एक जो मैं खुद से पूछता हूँ कि यार मेरे घर में अगर मरा हुआ चूहा पड़ा है ना, मैं क्या करेगा, मतलब सीधी बात है यार, मैं उसको उठा के बाहर फेंकेगा। मतलब क्यों फेंकेगा, अरे वो अंदर अगर रहेगा तो वो बास मारेगा, अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को घिन आएगा, रोगराई आएगा, उससे डिसीज फैलेगा, और मैं रह नहीं सकता बेसिकली उधर यार। अगर मुझे उस घर में रहना है, अगर मुझे उस रूम में रहना है, तो वो मरा हुआ चूहा मुझे ढूंढना पड़ेगा किधर गिरा है, वहां से निकाल के मुझे बाहर फेंकना पड़ेगा। और अगर फिर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं अल्कोहलिक हूँ, दारू ने मेरी पक्की बैंड बजाई है, मेरी जिंदगी पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है, वो भगवान मुझे बचाएगा ये भी मैं मानता हूँ। अरे लेकिन जिस घर में मरा हुआ चूहा पड़ा है, अगर उस घर में वैभव तू खुद नहीं रह सकता, तो तू तेरे मन में इतने मरे हुए चूहे लेके घूम रहा है, और तू यह चाहता है अभी कि वहां आके तेरा भगवान बैठे और वो तेरे को बचाए। अरे कैसे पॉसिबल है यार, कैसे पॉसिबल है। उस गंदी जगह पे कोई भी आके बैठने के लिए तैयार नहीं होगा, तू तो भगवान को बुलाने को निकला है। अरे तेरे घर में बस मेहमान जब आते हैं तो तू घर का पूरा साफ सफाई कर देता है यार, है ना, झाड़ू मारेगा, इधर उधर ये करेगा, टॉयलेट बाथरूम जाके साफ करेगा, चद्दर वद्दर बदल देगा, सब एकदम अच्छे से करेगा। अरे मेहमान आता है तू इतना तैयारी करता है, अभी तो तू तेरे मन में भगवान को बुलाने को निकला है जो तेरे को बचाने वाला है, तो उसको बुला रहा है तू। तो उससे पहले तेरे को तेरे मन की वो जो गंदगी है ना वो साफ करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि यहाँ आके हमेशा कि यार मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ रहा हूँ, भगवान मेरे को बचा नहीं रहा है, भगवान ये क्या कर रहा है, भगवान मेरी तरफ देख रहा है या नहीं देख रहा है, मेरी जिंदगी की क्यों आट लगी है, मैं ही सेल्फ पिटी में क्यों हूँ, मेरा ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा ही वैसा क्यों हो रहा है। ये मैं यहाँ आके हमेशा कंप्लेंट 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 ही करता हूँ। मैं कभी नहीं सोचता यार कि अगर वो मेरे लिए काम करना है, उसको मैं बुला रहा हूँ, तो मेरी ये बुनियादी जो अंदर की गंदगी है वो मुझे देखनी पड़ेगी और वो बाहर निकाल के फेंकनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि यार ये भगवान ना बहुत अहंकारी है ना, वो मैं बुला रहा हूँ वो आता नहीं है, मैं बुला रहा हूँ मेरे को बचा वो बचाता नहीं है, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सुबह रात दिन शाम, वो मेरी कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, वो बहुत इगोइस्ट है। अरे वो इगोइस्ट नहीं है भैया, वो भी आना चाहता है, लेकिन ये गंदगी का क्या करेगा, गंदगी जब तक साफ नहीं होगा वो कैसे आएगा यार। और एक बार तू गंदगी साफ कर, उसको बुलाने बुलाने की भी जरूरत नहीं है, वो तेरे जैसा इगोइस्ट नहीं है, तेरा भगवान तेरे जैसा इगोइस्ट नहीं है, तेरा काम है बस गंदगी साफ करना, तू गंदगी साफ कर, उसको बुलाने की जरूरत नहीं, वो खुद आके रहता है, उसको नहीं बुलाना पड़ता है भाई। वो जहां अच्छी जगह दिखता है वहां जाके रहेगा, उसका काम ही वही है। तो तू उसका मत सोच कि वो कब आएगा, कैसे आएगा, क्यों नहीं आ रहा है, तेरे को जो काम दिया है ना वो पहला कर। ना प्रोग्राम ऑफ एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर यार। ये मेरा एक्शन का जो है ना, मेरा कृति का कार्यक्रम, कृति का कार्यक्रम, क्या कृति करना है अभी मेरे को ये मेरी गंदगी साफ करनी पड़ेगी। क्या गंदगी क्या है, फिर गंदगी बोले तो क्या है, देखना पड़ेगा ना ये जो इमोशंस है, क्योंकि मैं दिमाग में इतने गुस्से, इतने डर, इतने लस्ट, इतने सब चीजें करके आया हूं, इतना पश्चाताप, और मैंने कभी बताया नहीं है किसी को ये, मैंने ये कभी किसी को बताया नहीं है ना, मैं अंदर लेके छुप रहा हूँ और ऊपर से मास्क डाल के घूम रहा हूँ, है ना, मास्क डाल के घूम रहा हूँ कि मैं तो अच्छा ही हूं यार, लोगों ने तो मेरी वाट लगाई यार, लोगों के लिए मैंने इतना किया, लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे थे, मैं क्या, मेरी जिंदगी कितनी बुरी है, कितना मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। अरे नहीं 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 नहीं, पहले खुद में देख कि ये सब क्यों हुआ,
क्या हुआ वो निकाल बाहर, तब जाके तेरे को आराम आएगा। तब तक आराम नहीं आता है, तब तक आराम नहीं है, जब तक फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप नहीं होता है ना, तब तक वो शांति आती ही नहीं है, उसका एहसास होता ही नहीं है। इतना दिमाग में चाव चाव है, काहे का शांति, कहाँ का शांति, कैसे शांति, नहीं शांति मिलेगा यार, नहीं मिलेगा। सीधी बात, उसने एक वो बिग बुक ने एक है ना वो एक इसका उदाहरण दिया है उसमें, एक शॉपकीपर का। अरे यार यहाँ पर बाजार में कुछ बेचने बैठता है, उसको समझ में आता है कि मेरी ये 4 चीजें बिकती है, 2 चीजें बिकी नहीं रही है, वो 2 चीजें वो निकाल देता है, बाहर फेंक देता है, और वो 4 चीजें और 4 चीजें अच्छी ला के रखेगा जो बेची जा रही है। तो ये सिंपल है यार, इट्स अ इन्वेंटरी। मुझे देखना पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है। मैं जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था, 32 साल की उम्र थी मेरी, तो 32 साल में मैंने मेरे अंदर झांक के कभी देखा ही नहीं था, मैंने मेरा इन्वेंटरी कभी लिया ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। और उसकी शुरुआत उसके बाद जाके चालू हुई इन्वेंटरी लेने की, तब तक तो मैं ऐसे ही था। और ये इन्वेंटरी लेने में फर्स्ट स्टेप वो जो बोलता है ना, 4 स्टेप पे जब हम आ गए, तो फर्स्ट स्टेप वो बात करता है अभी रिजेंटमेंट्स। व्हाट इज द रिजेंटमेंट? रिजेंटमेंट मराठी मध्ये खुन्नस है ना, हिंदी में खुंदक, चिडचिडा, राग, वैताग येतो एखाद्याचा, दैट्स माय रिजेंटमेंट। तो वो फर्स्ट बात करता है रिजेंटमेंट की। व्हाई रिजेंटमेंट? व्हाई रिजेंटमेंट? सिंपल है यार, व्हाट इज रिजेंटमेंट? री प्लस जेंटमेंट, 2 वर्ड एक साथ आते हैं और ये वर्ड बनता है रिजेंटमेंट। री बोले तो क्या, फिर से फिर से फिर से फिर से, और जेंटमेंट बोले तो क्या, टू फील, यानी फिर से मैं वही वही चीजें फील करता हूं और मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। मेरे बचपन में कुछ हुआ है, कोई टीचर ने मेरे को कान के नीचे बजा के लग गया है, एक टीचर ने मेरे को मारा था, बहुत गंदा मेरे पीठ पे मारा था, है ना। तो वो चीजें मैं भूल गया था, भूल गया था बोले तो कभी याद ऐसा वैसे दिमाग में हमेशा लेके नहीं घूमता था, लेकिन जब भी याद आती थी ना मेरे को, तो खटकर मेरा यार दिमाग घूम जाता था यार, क्योंकि वहां मुझे लगता था कि मेरा कुछ रोल था ही नहीं यार। मेरे आजू बाजू वाले गड़बड़ कर रहे थे, वो आया, उसको मैं दिखा, मेरे को फट करके मार के निकल गया, उसके ऊपर मेरा बहुत खुन्नस है। अभी वो कब हुआ है मेरे साथ? बचपन में। मेरा उम्र क्या है अभी? 32 साल। वो हुआ कब था? मैं जब 10 साल का था। अभी कितना है? 32 साल। 22 साल ये दिमाग में लेके घूम रहा है सर, 22 साल। और टीचर नाम सुनता हूं तो मेरे को वो याद आता है कि फिर से जेंटमेंट टू फील, मैं वही फील करता हूँ उसने मारा था। अभी भी मैं बोलता हूँ ना आपके सामने, तो ऐसा लगता है वो पीठ पे मेरे मार रहा है। तो ये है रिजेंटमेंट, मैं बार बार फील करता हूँ वही चीजें, उससे मुझे डील करना पड़ता है। रिजेंटमेंट इज अ नंबर 1 ऑफेंडर बोलता है। बेवड़े की सबसे ज्यादा वाट किसने लगाई? इस रिजेंटमेंट ने, खुनशी चीड़, सबसे ज्यादा वाट लगाई है। और जिस सॉल्यूशन के पीछे मैं लगा हूं, या सॉल्यूशन मेरा बोलता है स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जाना है या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पाना है, ये बोलता है ये रिजेंटमेंट है ना, ये रिजेंटमेंट मुझे स्पिरिचुअली और नीचे लेके जाता है यार। तो मुझे एक्चुअली स्पिरिचुअली ऊपर आना है, लेकिन ये रिजेंटमेंट मेरे को नीचे नीचे लेके जाता है। तो इस रिजेंटमेंट के साथ में जी नहीं सकता यार। अगर मुझे स्पिरिचुअली अच्छा बनना है या स्पिरिचुअली मेरे को ऊपर आना है, तो ये रिजेंटमेंट से मेरे को मुक्ति मिलना बहुत 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 जरूरी है, नहीं तो मैं आगे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता दोस्तों। मैं मेरे दिमाग में बहुत सारे रिजेंटमेंट लेके घूम रहा था, बहुत सारे रिजेंटमेंट। यहाँ आके वो ये ना, वो हम डिसीज बोलते हैं, 3 फोल्ड डिसीज। अभी तक तो हमने 2 फोल्ड ही देखा, मेंटल ऑब्सेशन कपल्ड विद फिजिकल एलर्जी। और यहाँ वो बोलता है स्पिरिचुअल एंगल जो बताया है ना, वी आर आल्सो स्पिरिचुअली सिक, आध्यात्मिक रूप से भी हम बीमार व्यक्तिमत्व है। यहाँ आके वो थर्ड एंगल बोलता है उस बीमारी का, स्पिरिचुअल सिक। यस, आई एम अ स्पिरिचुअल सिक यार, आई एम अ स्पिरिचुअल सिक। मैं बहुत खून के लेके घूम रहा था मेरे दिमाग में। और वो बोलता है इट्स लाइक अ पॉइजन। यस, डेफिनेटली इट्स लाइक अ पॉइजन यार। ये रिजेंटमेंट इट्स लाइक अ पॉइजन। वो पी कौन रहा है? मैं पी रहा है। और मेरे को क्या लग रहा है? सामने वाला मर जाए। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल। अगर वो पॉइजन मैं खुद पी रहा है, अगर जहर मैं पिएगा, तो साला विकेट तो मेरा ही जाने वाला है ना। और क्या हो रहा था? बार बार विकेट मेरा ही जा रहा था। दारू मैं पी रहा था सर, लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मेरे घर वाले, हाँ, उनको प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन दारू नहीं पी रहा था। पी तो मैं रहा था, मर तो मैं रहा था ना इस रिजेंटमेंट में। बहुत बड़ी खुन के लेके मैं घूम रहा था मेरे दिमाग में। इसने आके बताया बॉस तू इसके साथ जी नहीं सकता। एंड यस, दैट इज अ फैक्ट ऑफ माई लाइफ यार। क्योंकि वो आता है ना दिमाग में, मैं डिस्टर्ब हो जाता था, मुझे समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए मैं रिजेंटमेंट देखना है। वो बोलता है फिर अभी ये पूरा जो 5th स्टेप अकॉर्डिंग टू बिग बुक जब हम बोलते हैं ना, इट इट कम्स अंडर 5 चार्ट्स। अभी ये चार्ट्स हमने बनाए या चार्ट्स उस जो बिग बुक में जो इंस्ट्रक्शन है उससे बनाए गए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बनाए,
लेकिन ये जो चार्ट्स बनाए गए हैं वो बिग बुक में जो इंस्ट्रक्शन दिए है उसके हिसाब से बनाए गए। तो बिग बुक में बस फर्स्ट चार्ट दिया है, ऐसे 5 चार्ट है। रिजेंटमेंट पार्ट फर्स्ट, रिजेंटमेंट पार्ट 2, माय फियर इन्वेंटरी, माय लस्ट इन्वेंटरी दैट इज सेक्सुअल इन्वेंटरी, एंड फिफ्थ वो बोलता है द पीपल आई हर्ट, मैंने जिन जिनको दुखाया उनकी सूची। ये 5 चार्ट मेरा खत्म कर देता है। मेरे स्पॉन्सर ने, जब मैं मेरा ये 4 स्टेप चल रहा था ना, उसने मेरे को ये 5 चार्ट दिए थे, और 5 चार्ट मेरे को एक ही झटके में नहीं दिए थे। वो फर्स्ट चार्ट देता था, मैं लिखता था, फिर हम उसके ऊपर बात करते थे। एक बार वो बात हो गई तो फिर मुझे वो दूसरा चार्ट देता था, मैं लिखता था, फिर आगे वाले चार्ट। तो ये ऐसे चार्ट वो मेरे से लेके जाता था 5 टाइम में। मैंने उसने 5 चार्ट दिए, मैंने लिखे और हमने डिस्कस किए। तो ये मेरा 4th एंड 5th साइड बाय साइड जा रहा था, है ना। 5th स्टेप क्या है, मैं किसी के सामने कन्फेस करता हूँ ना, भगवान के पास, मेरे खुद के पास और अन्य एक व्यक्ति के पास। मैं बोलता हूँ जो कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में, मेरी पूरी लाइफ बता देता हूँ, दिस इज व्हाट हैपेंड विथ मी, और ये मेरे दिमाग में चल रहा है। दैट इज माय 5th स्टेप। तो वो बताना होगा, वो मेरे स्पॉन्सर के सामने में मैं नंगा हो जाता हूँ। तो लेकिन वो नंगा कैसे होना है ना, उसका जो प्रक्रिया है ना, ये मेरा चार्ट्स मेरे को बताते हैं। तो आज हम दोस्तों फर्स्ट चार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चार्ट, रिजेंटमेंट पार्ट फर्स्ट। रिजेंटमेंट, जैसे बोला कि ये पॉइजन है जो मैं पीता हूँ और मेरे को लगता है कि सामने वाले की विकेट जाए, वो कभी जाती नहीं है, विकेट हमेशा मेरी ही जाती है। इस रिजेंटमेंट से मुझे मुक्त होना है। उससे पहले मुझे रिजेंटमेंट देखने पड़ते हैं कि मेरे दिमाग में रिजेंटमेंट क्या है, और ये रिजेंटमेंट एक्चुअल वर्क कैसे करते हैं मेरे लाइफ में यार, वर्क कैसे करते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू बिग बुक जब मैं रिजेंटमेंट पार्ट फर्स्ट निकालता हूँ, इसने मेरे को एक चार्ट बनाने को बोला। यस, मैंने वो चार्ट बनाया। उसमें वो चार्ट में क्या बोलता है, उसने बड़े बड़े 3 कॉलम करने को बोला। फर्स्ट, हमने व्यक्ति, हमने लोगों, संस्थाओं और नियमों की सूची बनाई जिनके प्रति हमें गुस्सा था। दिस इज माय फर्स्ट कॉलम। अभी ये स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है, अभी ये स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है कि ये दैट इज माय फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में वो बोलता है कि, थोड़ा नीचे करो, ओके है मेरे पास। सेकंड कॉलम में वो बोलता है हमने स्वयं से यह प्रश्न किया कि हम क्यों गुस्सा थे, व्हाई वी वर एंग्री, मैं क्यों गुस्सा था। और फिर वो थर्ड लास्ट वाला जो मेरा बड़ा वाला एक और एक कॉलम है जिसमें 7 छोटे 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 कॉलम है, वो उसमें बोलते हैं हमारे स्वाभिमान, हमारे पॉकेट बुक्स, हमारी महत्वाकांक्षा, हमारे व्यक्तिगत संबंध, उसमें इन ब्रैकेट सेक्स भी, को चोट की थी या उनको विचलित, घमंड और डर का भी समावेश। तो दीज आर द 7 एरियाज ऑफ लाइफ उसने मेरे को बताया। तो एक रिजेंटमेंट ये मेरे 7 एरियाज ऑफ लाइफ पे कैसे काम करता है, मैं थ्रू माय एग्जांपल्स जाऊंगा, है ना। मैं मेरे दिमाग में जो खुनके लेके उस टाइम घूम रहा था ना, मैं उसके बारे में बात करूंगा, और वो खुनके मेरे जिंदगी में किस प्रकार से वो ना भौचाल ला रही थी वो भी बताऊंगा। दोस्तों, जब मैं, वो मेरा एक्टिव अल्कोहलिज्म चालू था, तो लास्ट लास्ट में ये परिस्थिति हो गई थी कि जब भी मैं दारू की बोतल उठा लेता था ना, मेरी मेरी बीवी बैग पकड़ती थी और निकल जाती थी अपने मायके। वो रुकती ही नहीं थी, क्योंकि मैं कुछ भी करता था, फिर मार पीट ये वो गाली गलौज कुछ भी करता था, वो निकल जाती थी। तो निकल जाने के बाद फिर मैं उसको वो ना, माफी मांगो, ये करो वो करो, कैसे भी करके मैं उसको बुलाता था। वो भी बेचारी आती थी। वो आने के बाद 1 हफ्ता 10 दिन निकल जाते थे, मैं फिर शराब पी लेता था, वो फिर निकल जाती थी, तो ये होता था। और हमारे बीच में बहुत झगड़े चलते थे, मुझे बहुत गुस्सा था मेरी बीवी के ऊपर भी, या मेरे घरवालों के ऊपर भी, या मेरे जो इन-लॉज़ थे उनके ऊपर भी। तो बेवड़े की सबसे बड़ी खुन्नस है ना, अपने आजू-बाजू में ही रहती है, मेरा अनुभव है। मेरी खुन्नसें मैं ना मैक्सिमम मेरे आजू-बाजू में ही थी, मेरे रिलेटिव में थी, मेरे घर में थी, मेरे पास वाले लोगों पर ही थी। मुझे उनके प्रति बड़ा गुस्सा आता था। तो ये जब मेरी बीवी निकल जाती थी, तो मैं एक एक टाइम ऐसे ही निकल गई, और मैं उसको मनाने की कोशिश कर रहा था कि आजा, ये वगैरह वगैरह, माफी मांग रहा था, ये कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था उसके सामने। और उस टाइम में ना वो जो फोन है ना, वो मेरे मदर इन लॉ ने ले लिया, और वो मेरे से बात करने लगी। और वो बात भी ऐसी गहमा गहमी से हो रही थी, मैं भी इधर से चिड़ा हुआ था, है नो। मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। और वो बोलते बोलते मेरी मदर इन लॉ एक सेंटेंस उसने यूज किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना, हम है इसीलिए शांत है, दूसरा कोई होता तो सबका देख लिया होता। और वो जब मैंने सुना ना, मेरा दिमाग हिल गया। मैं अकेला जवाई, एक एक मैं है ना, अकेला जवाई हूँ मैं। मेरे को तू ऐसे ही लैंग्वेज में कैसे बात कर सकती है कि देख लिया होता, धमकी दे रही है क्या, धमकी दे रही है मुझको। मैं बहुत गुस्सा आया, लेकिन दोस्तों उस टाइम बोले ना, मेरे दोनों हाथ पत्थर के नीचे थे, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मैं कुछ नहीं बोला उसके टाइम, मेरी वाइफ आ गई, सब कुछ है, ये हो गया। लेकिन उस वो जो गुस्से की आग में मैं हमेशा जलते रहता था। मैं बहुत गुस्सा आता था मेरे को दिन रात वो मेरी सास मेरे सामने दिखती।
मैं पागल हो चुका था। मैं सुबह-सुबह उठ के भी ब्रश करता था ना, तो मैं इतने वो आईने में देख के इसी प्रकार से ब्रश करता था, मेरे को सामने मेरी मदर इन लॉ दिखती थी और वो मेरे को बोल रही है कि कोई होता तो देख लिया होता, अब ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और मेरा इतना गुस्सा आ जाता था, मैं इतना ज़ोरों से ब्रश करता था, मेरे मसूड़ों से खून आता था, 1-2 बार मेरे ब्रश भी टूट गए हाथ में से। तो इतना गुस्सा मेरे सुबह-शाम वही दिमाग में चलता रहता था। जभी भी मुझे वो याद आती थी ना, मैं पागल हो जाता था। मैं एकदम मुझे समझ में ही नहीं आता था मुझे क्या करना है। तो ये सब कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता था। तो दोस्तों अभी ये रिज़ेंटमेंट मेरी घूम रहा हूँ। मैं एक रिज़ेंटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी रिज़ेंटमेंट थी मेरी। मैं अभी बस एक ही रिज़ेंटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस रिज़ेंटमेंट का अभी मैं बताता हूँ कि लास्ट में परिणाम क्या हुआ, है ना? परिणाम क्या हुआ? और जब मैंने उसके बाद जब भी दारू पी ली, उसके बाद बहुत दिन मैं सोबर था, लेकिन इसी रिज़ेंटमेंट की आग में जलता रहता था। और जब मैंने दारू पी ली, मैंने पहला फ़ोन मेरी मदर इन लॉ को किया था और मैं उसको क्या बोला, कौन से लैंग्वेज में बोला, वो मेरे को अभी भी ठीक से याद नहीं है, ठीक से याद नहीं। लेकिन मुझे पूरा पता है कि मैं क्या बोला होऊँगा उस टाइम, इतने गुस्से में। कौन सी लैंग्वेज में बोला होगा, क्या बोला होगा, ये मुझे पता है। तो ये है उसका परिणाम, है ना? तो मैं गुस्सा लोके लेके तो घूमता हूँ और वो गुस्सा जब मैं नशे में नहीं रहता हूँ ना, मैं कुछ नहीं कर पाता। एक बार नशा अंदर चले जाने के बाद वो फूटता है। तो ज्वालामुखी कैसे फूटता है, वैसे वो फूटता है और मेरा भी वो वैसे ही फूट गया उस टाइम। और फिर मैंने क्या किया, वो तो एक कहानी है, अलग से उसके ऊपर एक अलग से 1 घंटे की शेयरिंग हो सकती है, इतना वो कांड बड़ा हो गया था। तो ये मेरे साथ हुआ मेरे साथ। एक रिज़ेंटमेंट मुझे कहाँ तक लेके गई, क्या-क्या करवा रही है मेरे से। तो उसके बाद तो वो सब लास्ट वाला कांड था मेरा, उसके बाद मेरा सीधा रवानगी ट्रीटमेंट सेंटर में ही हो गया था। लेकिन ये मेरे ज़िंदगी में हुआ, उस रिज़ेंटमेंट में उन लोगों को कुछ नहीं हुआ यार। ठीक है, वो इमोशनली वो डिस्टर्ब हुए होंगे, लेकिन दारू तो मैं पिया, मरते-मरते तो मैं बचा उस टाइम, क्योंकि उसी दौरान मैं कहाँ-कहाँ गाड़ी लेके गया, क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं है। सुबह आँखें खुली तो मैं किसी दूसरे ही गाँव में पड़ा हुआ था, गाड़ी के स्टीयरिंग पे। ये मेरे साथ हुआ। तो अभी मैं एक रिज़ेंटमेंट दिमाग में लेके घूम रहा हूँ और ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में मैंने क्या लिखना है, मेरा नाम लिखना है, तो मेरा पहला नाम था मेरा मदर इन लॉ का। सेकंड कॉलम में इन ब्रीफ पूरा निबंध नहीं लिखना है वहाँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन फिर क्या बोला, मैंने हाथ उठाया, उसने हाथ उठाया, नो। ब्रीफ में क्यों गुस्सा है, लिख। 1-2 सेंटेंस में लिख। मैंने लिखा, यार मेरी मदर इन लॉ मेरे को ऐसा-ऐसा बोली। मैंने लिखा, ये ब्रीफ में एकदम शॉर्ट में। और फिर वो आता है कि 7 एरियाज़ ऑफ लाइफ, कि मेरे 7 एरियाज़ ऑफ लाइफ कहाँ-कहाँ अफेक्ट हो रहे हैं। यानी ये रिज़ल्टमेंट मेरे ज़िंदगी में कैसे काम कर रही है, कैसे मार रही है मेरे को। उसमें से अभी मैं मेरे एग्ज़ाम्पल से ही इसी एग्ज़ाम्पल में आगे बढ़ाता जाऊँगा। तो फर्स्ट बोलता है स्वाभिमान। मेरे स्वाभिमान का क्या हुआ होगा? अरे मेरा स्वाभिमान कहाँ बचा यार? मैं इकलौता जवाई घर का और मेरे को अगर कोई इस लैंग्वेज में बात करे कि हम होते तो देख लिया होता। मैं कितना जल रहा होता अंदर से। तो स्वाभिमान वगैरह तो छोड़ ही दो। मेरे स्वाभिमान को तो कब का वो खत्म ही हो गया था स्वाभिमान। यस, मेरे स्वाभिमान को चोट पहुँची। मेरी आर्थिक सुरक्षा, उसको कुछ हुआ। मुझे पता है कि मैं काम पे भी नहीं जाता था, यानी काम करने में मेरा मन नहीं लगता था। तो डेफ़िनेटली मेरे पैसे भी अफ़ेक्ट हुए उसमें, है ना? मेरा कमाई अफ़ेक्ट हुआ। वो घर में झगड़े चल रहे तो वो अलग ही, तो उसी में उसी उसी इसमें रहता था। तो डेफ़िनेटली वहाँ भी मुझे थोड़ी-थोड़ी चोट लग रही थी। एक रिज़नमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। मेरी महत्वाकांक्षा, व्हाट अबाउट माय एम्बिशंस, डेफिनिटली वो भी अफेक्ट हो गई, है ना? अगर मेरे को कोई ऐसा बोलता है, वो भी मेरी मदर इन लॉ, तो यस यार, ये सब चीज़ें उड़ जाती है दिमाग से सर। इसका चकनाचूर हो जाता है ये सब कुछ। इसको भी मेरी चोट पहुँची, व्यक्तिगत संबंध यानी पर्सनल रिलेशनशिप, डेफिनिटली मेरी मदर इन लॉ के साथ तो मेरे पर्सनल रिलेशनशिप बिगड़ ही गए, वो तो होना ही है। जिस बंदे के ऊपर मेरा गुस्सा है ना, उसके ऊपर तो मैं खार खा के ही रहूँगा, मैं तो देखता ही रहूँगा कि ये मेरे को कब मिलता है पॉइंट पे, तो मैं इसका गेम बजा दूँ, वो तो हुआ ही। लेकिन उसके आजू-बाजू में जितने बंदे थे ना, उसके साथ भी मेरे पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो गए। तो मेरे ससुराल का कोई भी बंदा हो सर, मेरे बीवी के साथ मेरे रिलेशन खराब हो गए, होने ही थे। मेरी माँ मेरे को ऐसा बोलती है, मेरा दिमाग फटता था। मैं मेरी बीवी को देखता था, मेरे को मेरी मदर इन लॉ याद आ जाती थी। मेरा गुस्सा होना चालू हो जाता था, चाँव-चाँव मेरे दिमाग में चालू हो जाता था। तो मेरे ससुराल की तरफ से जो कोई बंदे थे ना, उन सब के साथ मेरे पर्सनल रिलेशनशिप खराब हो गए। मैं किसी से ठीक से बात नहीं करता था। मुझे बात करना अच्छा ही नहीं लगता था। डेफिनिटली वो मुझे वहाँ अफेक्ट हो गए। व्हाट अबाउट माय सेक्सुअल रिलेशनशिप? अफेक्ट होनी ही है सर, अफेक्ट होनी ही है। से इच्छा होती है। नहीं, मेरे अफेक्ट हुए सेक्सुअल रिलेशंस।
विथ माय वाइफ डेफिनेटली। और अगर घर में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मैं बाहर जाके मुंह मार रहा हूँ, तो हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इट इज वर्किंग। और उसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ खुद को, जब मैं अपना समाधान करके ले रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, इनकी ऐसी ही जलानी चाहिए, तो मैं अनैतिक काम कर रहा हूँ बाहर जाके, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन मैं क्या दे रहा हूँ कि मैं, मेरा खुन्नस है ना साला, इनको दिखाऊंगा मैं, तो ये मेरा उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन। डेफिनेटली आई वाज रॉन्ग। अब तो एक रिजल्टमेंट मेरे से क्या क्या करवा रही है, मेरी घमंड। कहाँ घमंड रही सर, कहाँ घमंड रही। वो जो कॉलर काट करके ना, कॉलर वॉलर चढ़ा के मैं जब जाता था मेरे ससुराल और मेरा स्वागत वागत होता था, उसी जगह वही लोग मेरे को इस लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो मेरा घमंड वमंड तो सब टूट ही गया। और मुझे हमेशा डर, लास्ट का चीज वो बोलता है 7 एरिया ऑफ लाइफ में, लास्ट का वो बोलता है डर। डर का क्या, मैं हमेशा डर में रहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर, क्योंकि वो लफड़ा इतना बढ़ गया था, वो पर्टिकुलर वो मैटर इतना बढ़ चुका था बाद में, कि मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि यार इसमें किसी की जान ना चली जाए, जान ना चली जाए, क्योंकि वैसी परिस्थिति हो चुकी थी दोस्तों, मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं था। झगड़ों के ऊपर झगड़े, गाली गलौज, ये सब कुछ लगातार चालू था, मेरे को पता है उस सब सब इन सब चीजों के दौरान। तो मुझे हमेशा लगा इसमें किसी ना कोई कोई ना कोई खुद को उड़ा लेगा, कुछ तो हो जाएगा, वैसी परिस्थिति निर्माण हो चुकी थी, तो मुझे डर भी लगा रहता था। तो एक रिजेंटमेंट मेरे जिंदगी के इतने जगह मेरे को हिट कर रहती है, वो ऐसी नहीं है रिजेंटमेंट बस गुस्सा है, नहीं यार, उसके अंदर जाके देखना पड़ेगा मुझे कि वो मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे मारती है। और सर मैं ये एक रिजेंटमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरी और ऐसी बहुत सारी रिजेंटमेंट थी। तो एक रिजेंटमेंट के कारण अगर मैं इतना डिस्टर्ब होता हूँ, तो बचे हुए सब रिजेंटमेंट के अगर मैं एडिशन करूँ तो मैं कितना डिस्टर्ब होता हूँ। हर एक रिलेशन, हर एक वो रिजेंटमेंट कुछ अलग 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 करवाती थी मेरे से। तो ये एक हो गया मेरे। अभी नाम किसके किसके आते थे मेरे इसमें, तो पहला नाम तो मैंने बोल दिया, उसके बाद नेक्स्ट नाम मेरे वाइफ का था, उसके बाद मेरी बहन का था, उसके बाद मेरी माँ का था, उसके मामा का था, मेरे ससुर का था। तो ये लोग कौन है, ये लोग मेरे पास के ही लोग हैं। उसके ऊपर पीछे मेरी गर्लफ्रेंड्स थी, उनके नाम थे, इसने मेरे को धोखा दिया, उसने मेरे को वो किया, ये मेरे से बात नहीं कर रही, वो मेरे को ऐसा कर रही, उनके ऊपर रिजेंटमेंट्स थे, उनका गुस्सा आता था। तो ये सब कुछ चल रहा था। तो ये तो बस लोग हो गए, उसके बाद वो 3 सेक्टर में ढूंढने के लिए बोलता है। लोग, है ना, संस्था एंड तत्व, इंस्टीट्यूट। कौन से इंस्टीट्यूट के ऊपर गुस्सा है, मेरे को तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ऊपर गुस्सा था। अरे पहला गुस्सा तो मेरा मेरा कॉलेज पे था यार। मेरे को लगता था मैं जिस कॉलेज में मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया, शायद से अगर वो मैं दूसरे कॉलेज में करता ना, तो मैं बेवड़ा ही नहीं बनता, ये मैं सोचता था। तो मेरे इंस्टीट्यूट, मेरे कॉलेज के ऊपर मेरा गुस्सा था। मेरे को पुलिस स्टेशन के ऊपर गुस्सा आता है, मेरे को वो ना ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर गुस्सा आता है, रुकाते हैं साले, वो ट्रैफिक पुलिस पैसा लेता है यार। तो 10 लोग निकल गए, हेलमेट नहीं डाला है यार, मेरे को ही पकड़ा उसने, उसके ऊपर गुस्सा है। तो ये चीजें मेरे को डिस्टर्ब करती है। ट्रेन के ऊपर गुस्सा, इतना भीड़ में कैसे जाएगा बंदा, घुस नहीं पा रहा है कोई यार। चाव चाव देखो, कौन सी भी चीज को लेके मैं चाव चाव करता हूँ, एक चीज लेके नहीं घूमता हूँ मैं दिमाग में। कोई भी छोटी मोटी चीज मेरे को काफी है, मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए। ये मुझे लिखने पड़े यार, देखने पड़े, है ना। मैंने मैरिज इज आल्सो इंस्टीट्यूट, है ना, विवाह एक संस्था है, ऐसा अपन मानते हो, डेफिनेटली। मेरे को मैरिज के ऊपर मेरे गुस्सा था यार, मैंने क्यों शादी की, क्योंकि मेरा जो एक्टिव अल्कोहलिज्म है दोस्तों, वो तुरंत मेरे शादी के बाद चालू हुआ था। 2015 में जब मेरी शादी हुई 25 दिसंबर, उसके बाद, उससे पहले मैं 2 साल सोबर था। मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कर रहा था, उससे पहले मैं 2 साल सोबर था, मैं दारू नहीं पिया था। तुरंत मेरी शादी होने के बाद तुरंत एकदम जबरदस्त जोरों से मेरा ये सब चालू हो गया था, दारू पीना, मैं रह ही नहीं पाता। तो मुझे लगता था यार, शायद से मैं शादी नहीं करता तो चला मेरा, है ना, मैं ये सब चीज मेरे साथ नहीं होती, तो उसके ऊपर भी मेरे को गुस्सा था। तत्व, हमेशा सच बोलना चाहिए। अरे मेरे को तो क्या सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से रहो। अरे क्या ईमानदारी से रहो, दुनिया हरामी है इधर, मैं काय को ईमानदारी से रहो, ये आता था मेरे दिमाग में। दुनिया कुछ भी कर रही है और तुम बोल रहे हो मैं ईमानदारी से रहूं, ये नहीं जमता मेरे से। ये क्या फालतू लिखा है इधर, ईमानदारी से रहो, ये रहो, वो रहो। तो ये जो प्रिंसिपल्स है उसके ऊपर मेरे गुस्से थे यार, मैंने वो लिखे। और इस लिस्ट में सर कुछ भी हो सकता है, मेरा नाम भी हो सकता है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम भी हो सकता है, मेरे स्पॉन्सर का नाम भी हो सकता है, मेरा गुस्सा किसी के भी ऊपर हो सकता है सर, किसी को भी। मेरे लिस्ट में तो एक्टर्स भी थे, एक्टर्स भी थे, उनके नाम मैं अभी नहीं लूंगा, लेकिन एक्टर्स भी थे, पॉलिटिकल लीडर्स भी थे मेरे नाम लिस्ट पे। मुझे गुस्सा आता था उनसे, तो ये थे, सब थे, ऐसी मेरी लिस्ट बनी थी। तो फर्स्ट कॉलम में मैंने लिस्ट बनाई, सेकंड कॉलम में मैंने बस, मैं उनके ऊपर क्यों गुस्सा हूं इन अ ब्रीफ, 1-2 सेंटेंस में लिखना है, पूरा निबंध नहीं लिखना है।
क्योंकि जब मैं बताऊंगा मेरे स्पॉन्सर को कि एक्चुअल में क्या क्यों गुस्सा है, तब मैं जाके डिटेल में बताता हूँ, है ना। बोलते टाइम मुझे पूरे डिटेल्स देने, पूरे पूरे जितना मैं दे सकूं मैं डिटेल में देता हूँ, लेकिन लिखते टाइम शॉर्ट में लिखता हूँ। और ये 7 एरियाज ऑफ लाइफ मुझे सोचना पड़ता है कि कहाँ कहाँ जाके ये हिट हुआ, कहाँ कहाँ जाके ये मेरे को मार रहा था, कैसे कैसे मेरी लगाते गया ये, कहाँ अहंकार गया, कहाँ मुझे डर लग रहा था, कहाँ मेरे व्यक्तिगत संबंध खराब हुए, कहाँ मेरे सेक्सुअल संबंध खराब हुए, प्राइड का क्या हुआ, अहंक ये सब मुझे पूरा देखना पड़ता है, या मैंने देखा मुझे दोस्तों। और उसके बाद जब जाके मैंने ये सब स्पॉन्सर को बताया, तो दिस इज माय फर्स्ट, है ना। ये अभी मैं अभी आज के दिन में दोस्तों इसी इसी चार्ट के बारे में बात करूंगा। दिस इज माय रिकवरी का ये मेरा रिजेंटमेंट का फर्स्ट चार्ट। मुझे इस तरीके से लिखना है, या मैंने इस तरीके से लिखा। और इसमें दोस्तों बिग बुक के बाहर का तो कुछ है नहीं, क्योंकि अगर आप चार्ट भी ठीक से पढ़ोगे तो वहां जो कुछ सूचनाएं लिखी है ना, उसके नीचे पेज नंबर भी दिया है कि ये कहाँ से इसका रेफरेंस आता है, यानी उसी है, यानी वो जब 4 स्टेप चालू हो जाता है ना, उसके आगे ये सब कुछ रेफरेंस है। तो ये ऐसा कुछ बाहर से लाके कहाँ से लाके रखा है ऐसी भी बात नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ, या उसी के अकॉर्डिंग में जा रहा था दोस्तों। तो दिस इज माय फर्स्ट चार्ट। इस तरीके से मैंने मेरी 4 स्टेप की शुरुआत की थी विद द चार्ट ऑफ रिजेंटमेंट पार्ट फर्स्ट। अभी ये लिखने के बाद उसके बाद आगे क्या करना है, डेफिनेटली मैं आज यहाँ यही रुकना चाहूंगा। उसका रीजन है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई लिखना चाहता है ये चार्ट, तो मैंने कल्पेश वगैरह के पास ये चार्ट्स अवेलेबल है, वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड भी कर सकते हैं। ऐसे पांचों चार्ट है अपने पास, लेकिन पांचों चार्ट एक ही टाइम हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। तो वील गो बाय वन। आज एक चार्ट लिया, कल हम और एक दो लेंगे, परसों हम और एक दो लेंगे, तो ऐसे हम जाएंगे आगे आगे। और उसके बाद हर एक चार्ट के बाद क्या करना है, वो भी जैसे बिग बुक में लिखा है उसी तरीके से हम डिस्कस करते जाएंगे। और बस बिग बुक में लिखा है इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे, मैं मेरे अनुभव से बताना चाहूंगा कि उसमें से मेरे को क्या फायदा हुआ, या कैसे मैं शांत होने लगा, या कैसे कैसे ये चीजें मेरे लिए काम करने लगी। क्योंकि ये गंदगी जब तक बाहर नहीं निकलेगी, तब तक वो सुकून आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। ये गंदगी तुरंत साफ करने की जरूरत है, तुरंत। इसके लिए मैं रुक नहीं सकता, 90 दिन, 1 साल, 2 साल नहीं रुक सकता यार। कब मेरा विकेट जाएगा मेरे को पता नहीं। मेरे दिमाग में कभी भी चाव चाव चालू हो जाता है, पहला दिमाग में आता है चल 90 मारेगा, चल एक बियर मारेगा, फिर अच्छा लगेगा, और मैं जाता भी हूँ। उसके बाद फिजिकल एलर्जी मेरे को शांत नहीं रहने देती। तो अगर मुझे बचना है तो ये सब कुछ गंदगी फटाफट बाहर निकालना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार हम शेयरिंग में भी सुनते हैं, मेरे को सुकून आता है, मेरे को शांत लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ये फीलिंग्स बाहर निकलनी मांगती है। ये फीलिंग के साथ मैं खेल नहीं सकता अंदर के अंदर, क्योंकि ये खेलेगा मैं फिर से रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, और उसके बाद फिर से दारू। ये मेरे जिंदगी में हमेशा होते रहा है। क्योंकि दोस्तों रिलैप्स क्या होता है, या ये सब चीजें मैं टेक्निकल चीजों में नहीं जाऊंगा, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, चलो भगवान की कृपा है, मैंने दारू नहीं पिया, दारू पीने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मैं हमेशा जो 10-15 दिन या 2 महीना 3 महीने के बाद फिर से दारू पी लेता था, मैं उसको रिलैप्स ही बोलूंगा। क्योंकि मैं बस दारू से दूर रहता था, लेकिन ये दिमाग की चाव चाव ना, मैं इसने कभी कभी मैंने देखा ही नहीं था। मुझे पता ही नहीं था कि ये रीजन है यार ये दारू का। ये अल्कोहलिक्स ने, अनोनिमस ने मुझे बताया, ये मेरे रिकवरी प्रोग्राम ने मेरे को बताया। क्योंकि उस टाइम मैं बस फोकस दारू पे ही रहता था, मेरे को लगता था दारू बंद हो गया मैंने दुनिया जीत ली। नहीं यार, ये सिम्टम्स बस 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 रुका है, मैं रूट तक कभी गया ही नहीं था। एक्चुअल में प्रोग्राम में आने के बाद रूट तक जाने की शुरुआत हुई दोस्तों। और जब तक मैं रूट तक नहीं जाऊंगा, तब तक मेरे साथ वही चीजें होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी। इसीलिए वो बोलता है थर्ड स्टेप डिसीजन मजा नहीं आएगा जब तक मैं अपनी गंदगी बाहर नहीं निकालेगा, देखेगा नहीं, तब तक वो सुकून नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप का डिसीजन चालू हो जाएगा मेरा। उससे पहले कैसे होगा यार? दैट्स व्हाई ये गंदगी निकलना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। तो आज मैं इस नोट पे रुकना चाहूंगा दोस्तों। हम कल से फिर पार्ट 2 यानी रिजल्ट पार्ट 2 से शुरुआत करेंगे। ऑलमोस्ट टाइम भी हो चुका है, 5 मिनट बस है, बस मीटिंग खत्म होने के लिए। तो आज मैं फिर से सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे सुना, मुझे शेयरिंग करने का मौका दिया। थैंक यू फॉर लेटिंग मी शेयर। मैं रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।